वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 11 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। तो देखो, नॉर्मली होस्ट क्या होता है? होस्ट ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है जिसके अंदर हम क्या डालते हैं, फॉरेन डीएनए या फिर अपना रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डालते हैं, तो उसे बोलते हैं होस्ट। ठीक है, नॉर्मली हम क्या लेते हैं, ई कोली बैक्टीरिया, तो वो क्या है, हमारा होस्ट, जिसके अंदर हम प्लाज्मिड डालते हैं। अब देखो, नॉर्मली होता क्या है कि जो भी होस्ट होता है ना, वो आसानी से फॉरेन डीएनए को अपने अंदर नहीं लेता है। मतलब हम आसानी से किसी भी प्लाज्मिड या फॉरेन डीएनए को किसी होस्ट के अंदर नहीं डाल सकते। ठीक है, ये इतना आसान नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें होस्ट को इस लायक बनाना है कि वो आसानी से फॉरेन डीएनए या प्लाज्मिड को अपने अंदर ले ले। तो ऐसे होस्ट को बोलते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट। तो कॉम्पिटेंट होस्ट क्या होते हैं? ऐसे होस्ट जो आसानी से फॉरेन डीएनए को अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है, तो किसी होस्ट को कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाया जाता है? ठीक है, किसी होस्ट को कॉम्पिटेंट होस्ट कैसे बनाया जाता है, उसको यहां पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो देखो, अगर कोई भी होस्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेता है तो उसका क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। हमने पढ़ा था ना, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। सिंस डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। देखो, डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है, वाटर, और फिलिक क्या होता है, लविंग। तो डीएनए क्या है, वाटर लविंग मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपको पता है डीएनए में क्या होती है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है। ठीक है, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन में जो फॉस्फेट होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये, और यहां पे होता है माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और एक ऑक्सीजन ये हो गया। तो क्या होता है कि जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है उसमें जो फॉस्फोरस होते हैं उसमें एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से क्या होता है, जो डीएनए है, ओवरऑल जो डीएनए उसमें क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो यहां पे हमें क्या पता चला, डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये है आपका। अब इसी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो डीएनए है वो हाइड्रोफिलिक होता है। देखो, हाइड्रोफिलिक अगर कोई भी मॉलिक्यूल है ना, तो वो वाटर में सॉल्युबल होता है क्योंकि वो वाटर लविंग है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। यहां पे वाटर की बात करते हैं तो वाटर में क्या रहता है आपका, मतलब H2O रहता है। तो इसमें क्या हो गया, O, इसमें नेगेटिव चार्ज होता है, फिर H और H। तो देखो, इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन होता है वाटर का उसमें पार्शियल पॉजिटिव होता है चार्ज। ठीक है, और जो ऑक्सीजन होता है उसमें पार्शियल नेगेटिव होता है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो पोलर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है ना, उसको हम कभी अगर केमिस्ट्री शुरू करेंगे, कभी हो सकता है तो वहां पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाटर क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब आपने क्या किया, डीएनए को वाटर के अंदर डाला, तो उससे क्या होगा, ये ऑक्सीजन जो है, ये फॉस्फोरस ग्रुप जो है ना, उसमें जो ऑक्सीजन है और उस ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। अब जब इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा तो उससे क्या होगा, ये जो डीएनए है ये वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसीलिए डीएनए को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, मतलब वाटर लविंग मॉलिक्यूल। इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन, वाई? तो देखो, क्वेश्चन क्या है, डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल होने की वजह से जो डीएनए है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। क्यों, इसको समझते हैं। देखो, बात हम कर रहे हैं किसकी, सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन बनी होती है किसकी, आपकी फॉस्फो लिपिड बाइलेयर की। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल कैसा दिखाते हैं हम, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से होता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ठीक है, बाइलेयर है तो इस तरीके से होगा, एक लेयर ये, एक लेयर ये, बाइलेयर हो गई। ठीक है, अब ये हो गया आपका एक फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये, तो इसमें क्या होता है, ये होता है आपका हेड। हेड कैसा होता है, हेड होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक क्यों होता है, क्योंकि यहां पे आपका मिलता है फॉस्फोरस। ठीक है ना,
फॉस्फोलिपिड है ना, तो हेड किसका बना है? फॉस्फेट का। तो यहाँ पे जो फॉस्फोरस होता है उस पर आपका यहाँ पे O नेगेटिव होता है। तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक हेड। और ये होती है टेल, इन्हें बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये बनी होती है किसकी? लिपिड्स की। और आपको पता है लिपिड्स में मेनली क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब है पानी से दूर भागने वाला, जो पानी से डरता हो। ठीक है, तो ये है सेल। ठीक है, इस सेल में ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है अपना डीएनए। ठीक है, अब डीएनए क्या है आपका? डीएनए आपका है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो अंदर से कैसी है? ठीक है, ये अंदर से कैसी है? हाइड्रोफोबिक। तो ये क्या हो गई आपकी? हाइड्रोफोबिक। अब देखो, कोई भी हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल से दूर भागता है, उसके पास नहीं आता है। तो अगर हम इस डीएनए को इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर डालने की कोशिश करें तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पता है हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के पास नहीं जाता, उससे दूर भागता है। जैसा एग्जांपल ले लेते हैं, हमने पानी लिया, पानी में हमने क्या डाल दिया? ऑयल। तो ऑयल क्या है? हाइड्रोफोबिक। और पानी क्या है? हाइड्रोफिलिक। तो वो आपस में मिलते नहीं है, कभी दूर दूर भागते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? जो डीएनए वो हाइड्रोफिलिक है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक है। तो डीएनए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसी वजह से क्रॉस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेन चैलेंज आ गया कि अब इस डीएनए को किस तरीके से सेल के अंदर डाला जाए, क्योंकि सेल के अंदर डालना है तो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बाहर की कवरिंग है। ठीक है, चल अब समझते हैं आगे। इन ऑर्डर टू फोर्स बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड। अब देखो, हमें क्या करना है? बैक्टीरिया को फोर्स करना है कि वो प्लाज्मिड को ले। ध्यान क्या रखना है? प्लाज्मिड भी क्या है? एक सर्कुलर डीएनए ही है। ठीक है, द बैक्टीरियल सेल मस्ट फर्स्ट बी मेड कंपिटेंट टू टेक अप द डीएनए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? बैक्टीरियल सेल को कंपिटेंट बनाना पड़ेगा, मतलब इस लायक बनाना पड़ेगा कि वो डीएनए को ले पाए। ठीक है, दिस इज done by treating them with a specific concentration of a divalent cation such as calcium। तो देखो, अब हमें क्या करना है? बैक्टीरिया को कंपिटेंट बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? बैक्टीरिया को ट्रीट करेंगे किससे? स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन से, जैसे कि कैल्शियम से। ठीक है, इसको समझते हैं। देखो, आपने क्या करना है? यहां पे एक जैसे बीकर ले लिया। ठीक है, मान लो इस बीकर के अंदर क्या है ना? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या है? हाई कंसेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब देखो, कैल्शियम क्लोराइड में जो कैल्शियम होता है उसकी वैलेंसी होती है +2। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? डाइवेलेंट कैटायन। हमें क्या करना है? डाइवेलेंट कैटायन से ट्रीट करना है किसको? बैक्टीरिया को। तो ये हो गया ना डाइवेलेंट कैटायन। कैल्शियम है, इसकी वैलेंसी 2 है, मतलब ये डाई वैलेंट हो गया। और कैटायन है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हो गया आपका डाइवेलेंट कैटायन। ठीक है, तो अब इस कैल्शियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में आपने क्या डाला? अपने इकोलाई बैक्टीरिया। ठीक है, इसमें डाल दिए। तो देखो, इस स्टेप से हुआ क्या? इस स्टेप से हुआ क्या? जो बैक्टीरिया है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर जो सेल वॉल है, उसमें क्या हो गया ना? पोर्स बन गए कुछ। क्या बन गए? पोर्स, मतलब छेद बन गए यहाँ पे। ठीक है, अब इसी छेद के थ्रू क्या होता है? डीएनए अंदर जाता है, बैक्टीरिया के अंदर जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने इकोलाई बैक्टीरिया को ट्रीट किया कैल्शियम क्लोराइड से, और जब हमने कैल्शियम क्लोराइड से ट्रीट किया तो इकोलाई बैक्टीरिया पे क्या बन गए? पोर्स बन गए। अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मतलब कैल्शियम की मदद से कैसे यहाँ पे पोर्स बन गए, इसका जो मैकेनिज्म है ना, वो अभी तक क्लियर नहीं है। ठीक है, क्लियर नहीं है। एक हाइपोथेसिस यहाँ पे माना जाता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा है पर देख लेते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फटाफट करेंगे। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और इसमें ये आपका हो गया क्या? हाइड्रोफिलिक। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मतलब इसमें क्या है आपका? फॉस्फोरस है, और फॉस्फोरस पे क्या है? एक ऑक्सीजन है और उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे डीएनए
डीएनए की शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, उसमें जो फॉस्फोरस है उसमें भी क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हाइपोथेसिस माना जाता है, ठीक है, क्लियर नहीं है, बस ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो कैल्शियम का इस्तेमाल किया जाता है वो कैल्शियम क्या करता है, ब्रिज बनाता है किसके बीच में, डीएनए के बीच में और इस फॉस्फोलिपिड के बीच में। ठीक है, ऐसे ये देखो, ये डीएनए हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पे माना जाता है कि ये कैल्शियम क्या करता है, इन दोनों को आपस में जोड़ देता है, डीएनए को प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जोड़ देता है, मतलब ये बीच में एक ब्रिज बना देता है, ऐसा हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो इस पे इतना फोकस मत करना, फोकस इसी पे करना, इस वाले ये जो हमने पढ़ा, which increases the efficiency with which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall। तो देखो, अभी हमने क्या पढ़ा था कि हमने डाइवलेंट कैटायन से ट्रीट किया, वहां पे पोर्स बन गए। अब हम आगे देखेंगे कि इन पोर्स के बनने के बाद हम किस तरीके से डीएनए को एंटर करते हैं, किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर। अभी यहाँ पे काम खत्म नहीं हुआ, पहला तो काम क्या था कि हमने डाइवलेंट कैटायन से ट्रीट कर दिया, ठीक है, ये हो गया। डाइवलेंट कैटायन से ट्रीट करने पे यहाँ पे क्या बन गए, पोर्स। अब दूसरा स्टेप क्या है कि हमें डीएनए को इन पोर्स के थ्रू एंटर कराना है सेल के अंदर या बैक्टीरियल सेल के अंदर। तो उस दूसरे स्टेप को बोलते हैं आपका हीट शॉक। ठीक है, इस हीट शॉक की मदद से क्या करते हैं, डीएनए को एंटर कराते हैं बैक्टीरिया के अंदर। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैन देन बी फोर्स्ड इनटू सच सेल्स बाय इंक्यूबेटिंग द सेल्स विद रिकॉम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। तो देखो, अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरियल सेल के अंदर डालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम यहां पे क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लेंगे अपना और इकोली बैक्टीरिया लेंगे जिसके अंदर हमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालना है। अब हमने क्या किया था, पहले इस इकोली बैक्टीरिया को ट्रीट किया था कैल्शियम से, जिसकी वजह से क्या हुआ था, यहां पे पोर्स बन गए थे बैक्टीरिया में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब हमने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए और ई कोली को साथ में क्या कर दिया, इंक्यूबेट। इंक्यूबेट मतलब इनको साथ में रख दिया कुछ टाइम के लिए। अब कहां रखा, इनको हमने रखा आइस में, ठीक है ना, आइस में इनको रख दिया हमने। फिर कुछ टाइम बाद हमने क्या किया, इन दोनों को आइस से निकाल के कहां डाल दिया, 42 डिग्री सेल्सियस में, जिसको बोलते हैं हीट शॉक। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हीट शॉक। उसके बाद हमने क्या किया, दोबारा यहां से निकाल के इनको आइस में डाल दिया। ठीक है, समझ रहे हो, देखो शुरू में क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया, इकोली बैक्टीरिया लिया और इनको हमने क्या किया, इंक्यूबेट किया आइस में। ठीक है, आइस में कुछ टाइम तक रखा, उसके बाद आइस से निकाल के 42 डिग्री सेल्सियस में रखा, जिस स्टेप को बोलते हैं हीट शॉक। उसके बाद हमने क्या किया, इनको यहां से निकाल के फिर से आइस में डाल दिया। ठीक है, इतना समझ गए ना। इसकी वजह से क्या होगा, दिस इनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इन स्टेप्स की वजह से क्या होगा, जो हमारा बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, और लेगा कहां से, इन पोर्स के थ्रू। ठीक है ना, इन पोर्स के थ्रू। तो ये लिखा हुआ है यहां पे, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस, जिसे हीट शॉक बोलते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस, और दोबारा फिर हम उसे आइस में डाल देंगे, जिससे जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले लेगा। दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स। तो देखो, ये सिर्फ एक तरीका नहीं है जिसकी मदद से हम फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालते हैं, इसके अलावा और भी तरीके हैं। क्या है, इन अ मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन भी एक ऐसा मेथड है जिसकी मदद से हम एलियन डीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर हम क्या करेंगे, डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर देंगे, इंजेक्शन की मदद से इंजेक्ट कर देंगे। तो देखो, ये आपका क्या हो गया, एनिमल सेल। ठीक है, इसमें ये हो गया न्यूक्लियस। अब आपने यहाँ पे क्या लेना है, एक इंजेक्शन। ठीक है, इस तरीके से इंजेक्शन है, उसमें इसकी निडल है। ठीक है, उस निडल को सीधे कहाँ डालेंगे, सेल में, न्यूक्लियस के अंदर। और फिर क्या करेंगे, इस इंजेक्शन की मदद से हम डायरेक्टली रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कहां डाल देंगे, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है ना, यहां रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया हमने,
इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने डायरेक्टली इंजेक्ट कहाँ कर दिया, न्यूक्लियस के अंदर। तो इस मेथड को बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। अच्छा, जो मेथड है ना, इस मेथड को किया जाता है अंडर द माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है और तब हम क्या करते हैं, अपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंजेक्ट कर देते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इन अनदर मेथड सुटेबल फॉर प्लांट्स, तो जो अगला मेथड है वो किसके लिए सुटेबल है, प्लांट्स के लिए सुटेबल है। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए सुटेबल है, एनिमल के लिए। सेल्स आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए इन अ मेथड नोन एज बायोलिस्टिक्स और जीन गन। तो अगला जो मेथड है उसका नाम है जीन गन। ये सुटेबल होता है प्लांट्स के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो, इस मेथड का नाम है जीन गन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स लेते हैं। ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स लेते हैं। अब इन पार्टिकल्स के ऊपर डीएनए को कोट कर देते हैं, मतलब चिपका देते हैं। तो ऐसे मैंने डीएनए को इसके ऊपर चिपका दिया, टंगस्टन के पार्टिकल के ऊपर भी डीएनए को ऐसे चिपका दिया, तो ये हो गया आपका डीएनए। ठीक है, ये क्या है, डीएनए। अब आपने क्या करना है, एक प्लांट सेल लेना है। ठीक है, अब यहां पे आता है मेन स्टेप। इसमें क्या करते हैं, इस मेथड में गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स को हाई वेलोसिटी से फायर कराते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल को हाई वेलोसिटी से फायर करेंगे, जिससे क्या होगा, ये गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल कहां पहुंच जाएंगे, प्लांट सेल के अंदर। तो ये गोल्ड का पार्टिकल, ये टंगस्टन का पार्टिकल कहां पहुंच गया, प्लांट सेल के अंदर। तो हमें गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है किससे, डीएनए से। और डीएनए कहां चिपका हुआ है, इन गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल के ऊपर। तो इस वजह से क्या होगा, जो डीएनए है वो भी हमारा कहां चले जाएगा, प्लांट सेल के अंदर, और यहां पे हमारा काम हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल क्यों लेते हैं। देखो, गोल्ड और टंगस्टन जो है वो क्या है, हैवी मेटल्स है। हैवी मेटल्स है तो ये हाई वेलोसिटी से जाएंगे, पहली चीज तो ये। दूसरा क्या है, गोल्ड और टंगस्टन जो है ना वो क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव। तो इससे क्या होगा, जब ये सेल के अंदर जाएंगे तो ये रिएक्ट नहीं करेंगे। रिएक्ट नहीं करेंगे तो सेल को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए गोल्ड और टंगस्टन का यहां पे इस्तेमाल होता है। एंड द लास्ट मेथड यूजेस डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर्स। अब देखो, जो लास्ट मेथड है उसमें क्या करते हैं, डिसआर्म्ड पैथोजेंस का यूज करते हैं एज अ वेक्टर। मतलब इनकी मदद से हम क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए को ट्रांसफर करते हैं होस्ट सेल के अंदर। अब डिसआर्म्ड पैथोजन क्या होते हैं, आपको पता है नॉर्मली पैथोजन क्या होते हैं, जो डिजीज करते हैं। अब डिसआर्म्ड पैथोजन क्या होते हैं, ऐसे पैथोजन जिनकी डिजीज करने की कैपेसिटी को खत्म कर दिया जाता है, तो उन्हें बोलते हैं डिसआर्म्ड पैथोजन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये हमने कहां पढ़ लिया था, इससे पिछले वीडियो में, तो आप वो भी देख सकते हो, वहां पे हमने डिटेल में इसको पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा है, विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। तो जब ये डिसआर्म्ड पैथोजन किसी भी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, ये पैथोजन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं कहां, होस्ट सेल के अंदर। ठीक है, डिटेल में इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहां पे दो एग्जांपल हैं डिसआर्म्ड पैथोजन के। एक है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन। ठीक है, ये यूज होता है किसके लिए, प्लांट्स के लिए। ठीक है, याद रखना है, प्लांट्स के लिए। और दूसरा क्या होता है, रेट्रोवायरसेस। ठीक है, रेट्रोवायरसेस किसके लिए यूज होते हैं, एनिमल्स के लिए। ठीक है, समझ गए, चलो। नाउ दैट वी हैव लर्न अबाउट द टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, टूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है उसके टूल्स के बारे में पढ़ा। लेट अस डिस्कस द प्रोसेसेस फैसिलिटेटिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब हमें क्या पढ़ना है, ऐसी प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है जिनकी मदद से हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।